दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट एग्रीकल्चर में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं आपका 12th एग्रीकल्चर के छात्रों के लिए। आज का वीडियो हम लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें आपका सब्जेक्ट है क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर। चैप्टर नंबर है दोस्तों 8वां और चैप्टर का नाम है दोस्तों फसलों की खेती सेकंड। दोस्तों आज के चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे चना, गन्ना तथा मटर की खेती का विस्तृत दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें दोस्तों चैप्टर नंबर 8 है और चैप्टर का नाम है फसलों की खेती सेकंड। दोस्तों हम अध्ययन करेंगे चना की खेती के जो निम्न बिंदु हैं, उनके आधार पर इसका वर्णन हम लोग करेंगे। दोस्तों हम किस किस चीज़ का अध्ययन करेंगे दोस्तों? 12 पॉइंट हैं आपके। सबसे पहले वानस्पतिक नाम, कुल, जलवायु, भूमि एवं भूमि की तैयारी, बुवाई का समय, बीज दर, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, जातियां, कीट एवं रोग, उपज और आर्थिक महत्व। दोस्तों ये आपके 12 पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में 3 से 4 आपके पूछे जाते हैं। जरूरी नहीं दोस्तों 12 के बार, कोई से भी 3 या 2 या 4 आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं। उत्तर है इसका वानस्पतिक नाम। सबसे पहले दोस्तों साइसर एरेटिनम आपको याद ही करना पड़ेगा। दोस्तों चने का बॉटनिकल नाम क्या है? साइसर एरेटिनम। दोस्तों कुल क्या है? कुल दाल वाली फसल है, तो दोस्तों आप कह सकते हो जो भी दाल वाली फसल होती है सभी का आपका कुल है लेग्यूमिनेसी, और इनका उपकुल होता है दोस्तों पेप्लियोनेसी। ध्यान रखें दोस्तों, दाल वाली फसल है, कुल कौन सा आएगा? लेग्यूमिनेसी, और आपका उपकुल है पेप्लियोनेसी। दोस्तों नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जलवायु की। तो जलवायु में दोस्तों चने के लिए आप ठंडी एवं शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। दोस्तों कैसी जलवायु चाहिए? क्योंकि ये रबी की फसल है तो इसके लिए ठंडी एवं शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। दोस्तों जहाँ पर 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, वहाँ पर हम चने को दोस्तों आसानी से उगा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखें, जलवायु बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। ठंडी एवं शीतोष्ण, क्यों? क्योंकि रबी की फसल है, तो ध्यान रखें दोस्तों ठंडी एवं शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है आपकी चने के लिए। दोस्तों टेम्परेचर विशेष ध्यान रखना, 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के मध्य अगर तापमान है तो हम चने को दोस्तों आसानी से उगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों भूमि की। तो चने के लिए दोस्तों सभी प्रकार की भूमियों में उगा सकते हैं, उगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए मतलब चने के लिए दोस्तों काली दोमट अगर मिट्टी है, काली भी चलेगी, और दोमट मिट्टी है जिसमें दोस्तों जीवांश की मात्रा अच्छी हो, तो वह भूमि दोस्तों सर्वोत्तम मानी जाती है। बात करते हैं दोस्तों भूमि की तैयारी की। तो भूमि को दोस्तों जुताई करके बुआई योग्य बनाते हैं, अयोग्य कर लेते हैं हम भूमि को। दोस्तों इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से, तथा दोस्तों 2 से 3 जुताई हम देसी हल या कल्टीवेटर से करके या हैरो से करके भूमि को दोस्तों भुरभुरा बना लेते हैं और पाटा लगाकर उसको समतल बना लेते हैं। बिल्कुल दोस्तों क्या करते हैं आप लोग? पहले एक जुताई मिट्टी पलट हल से आपको करना है, और 2 से 3 जुताई आपको देसी हल से या हैरो से करके भूमि को भुरभुरा करके उसको पाटा लगाकर दोस्तों समतल बना लीजिए। ये है दोस्तों आपकी भूमि की तैयारी। अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे होंगे दोस्तों तो आपको समझ में आ रहा हो, कहीं से लेकर कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। दोस्तों बुआई का समय की बात करें तो चने की बुआई का समय दोस्तों, क्योंकि रबी की फसल है, उसको सर्दियों में बोया जाता है। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य दोस्तों आप चने की बुआई करते हैं। दोस्तों सही समय आपको पता चला 15 अक्टूबर से 15 नवंबर। आप ध्यान रखें रबी की फसल है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों बीज दर की। तो बीज दर दोस्तों चने के लिए 80 से 100 किलोग्राम बीज चाहिए दोस्तों। 1 हेक्टेयर के लिए कितना बीज चाहिए दोस्तों? 80 से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की आवश्यकता दोस्तों आपको होती है। अब बात करते हैं दोस्तों खाद एवं उर्वरक की। दोस्तों खाद एवं उर्वरक में अब क्या करेंगे? बुआई से पहले खेत में दोस्तों आपको 1 माह पहले, लगभग 1 यानी 30 दिन पहले दोस्तों सड़ी हुई गोबर की खाद हो या कंपोस्ट खाद हो, ये दोनों में से खाद, या बर्मी कंपोस्ट भी हो सकती है, केंचुआ खाद जिसको बोलते हैं, वो खाद दोस्तों 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको खेत में डाल देना है। दोस्तों कितना डालना है? 200 से 250 कुंटल 1 हेक्टेयर में आपको खाद डालना है। अब बात करते हैं दोस्तों एनपीके की।
एनपीके में दोस्तों नाइट्रोजन की बात करें दोस्तों, तो नाइट्रोजन जैसे दाल वाली फसल है तो नाइट्रोजन चाहिए दोस्तों 25 किलोग्राम, 20 से 25 कह सकते हैं। फास्फोरस चाहिए दोस्तों 50 किलोग्राम के लगभग, और पोटाश चाहिए दोस्तों लगभग 30 किलोग्राम। तीनों की मात्रा लीजिए दोस्तों, एनपीके की जो मात्रा होती है वो 20 50 30 या 25 50 30 आप मात्रा ले सकते हो। उस मात्रा को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको खेत में देना है। देना कैसे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। इसमें ही दोस्तों देना है जिसमें आपको नाइट्रोजन की आधी मात्रा लेना है, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा आपको लेकर के दोस्तों, और बुवाई के समय कब देना है आपको, बुवाई के समय। अब बची दोस्तों आधी शेष नाइट्रोजन, तो उसको आप 2 से 3 बार में खेत में खड़ी हुई फसल में छिड़क कर दे दिया जाता है दोस्तों। तो आपको समझ में आया दोस्तों आपको कैसे कैसे आपको एनपीके की मात्रा को आपके खेत में देना है। दोस्तों हमने इसमें पढ़ा भूमि की तैयारी, बुआई का समय, बीज दर, खाद एवं उर्वरक, इनको हमने दोस्तों जाना। अब बात करते हैं दोस्तों सिंचाई की। चने की फसल के लिए दोस्तों 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। कितनी सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, 2 से 3। वैसे 2 सिंचाइयों से काम चल जाता है, अगर ज़्यादा दिक्कत है, सूखा ज़्यादा है, तो दोस्तों आप लोग 2 से 3 सिंचाइयाँ भी कर सकते हो। पहली सिंचाई दोस्तों आपको 30 से 35 दिन के बाद करनी है। जैसे बुआई आपने कर दी तो उसके 30 दिन के बाद लगभग आप लोग सिंचाई कर दीजिए। दूसरी सिंचाई दोस्तों आप जो फली पकते समय कह सकते हैं, आप फली में दोस्तों जो दाने होते हैं वो बढ़ते समय या मैच्योर होते समय आप क्या कर सकते हैं, सिंचाई करें। जिससे दोस्तों क्या होता है, जो दाना होता है वो आपके ज़्यादा दाने बनते हैं और दोस्तों पूरी तरह फली भर जाती है, तो उस टाइम आपको सिंचाई करना है। अब बात करते हैं दोस्तों जातियों की। दोस्तों जातियों में आपको राधे आपकी जाती है, G62 गुलाब, T1, JJ30 आदि दोस्तों ये जाति। दोस्तों आपको जातियां याद ही करनी पड़ेंगी। आपको जातियां क्या करनी पड़ेंगी दोस्तों, याद ही करनी पड़ेंगी, ये ध्यान रखें आप लोग। उपज की बात कर ले दोस्तों, उपज होती है लगभग 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी हो जाती है, 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर आपको उपज मिल जाती है। दोस्तों निपिंग, दोस्तों एक निपिंग एक क्रिया है जो चना में की जाती है। क्या है, मैं इसको आपको समझा देता हूं। दोस्तों निपिंग में आपको जब चना 10 से 12 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो उसको ऊपर से शीश जो होता है उसको तोड़ देना चाहिए। दोस्तों शीश को तोड़ना ही निपिंग की क्रिया कहलाती है, जिससे इसकी शाखाएं अधिक निकलती हैं। दोस्तों जब शाखाएं अधिक निकलेंगी तो आप कह सकते हैं फूल भी अधिक लगेंगे और इससे फली भी अधिक लगेंगे। दोस्तों ये थी आपकी क्रिया निपिंग। ध्यान रखें दोस्तों, ये 40 दिन के जब फसल हो जाती है चना तब ये क्रिया की जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कीटों की। तो कीट इसमें फली छेदक, जो कि चने का दोस्तों प्रमुख कीट है, जो फलियों के अंदर घुसकर उसके दाने को खा जाता है। दोस्तों क्या करता है, फलियों के अंदर घुस जाता है और उसके दाने को खा जाता है। कौन दोस्तों, फली छेदक, आपकी गिडार कह सकते हैं, चने की ये गिडार होती है दोस्तों। दूसरा चने का कतरा या कटुआ कह सकते हैं दोस्तों, ये चने का दोस्तों प्रमुख कीट है और महत्वपूर्ण कीट है दोस्तों, जो क्या करता है दोस्तों, चने के पौधे को ऊपर से कुतर देता है। क्या करता है दोस्तों, चने के पौधे को ऊपर से कुतर देता है और चने की वृद्धि जिससे रुक जाती है। दोस्तों जब चने को ऊपर से कुतर देगा तो उसकी वृद्धि आप समझ सकते हो, ऑटोमेटिकली उसकी वृद्धि दोस्तों रुक जाएगी। ये चने का जो कटुआ होता है दोस्तों, इसको चने का प्रमुख कीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब चने की वृद्धि रुक जाती है, और ये भयंकर तरीके से आप देखा जा सकता है जब चने की फसल खड़ी हो तब। रोकथाम कैसे करोगे दोस्तों, रोकथाम में विशेष ध्यान रखना, एल्ड्रिन या BSC दोस्तों ये चूर्ण होते हैं दोनों, ये आपके पाउडर के रूप में आपको मिलते हैं। आप बाजार से जब भी खरीदो तो एल्ड्रिन BSC, जो आपकी BSC तो शायद लगभग बंद हो गया है, लेकिन फिर भी आपको चूर्ण, कई तरह के कीटनाशी आपको बाजार में उपलब्ध हैं दोस्तों, जिनका भुरकाप आप खेत में करके इन कीटों का रोकथाम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर दोस्तों रोगों की। तो रोगों में दोस्तों सबसे पहले है आपका जो महत्वपूर्ण रोग है वो है उकटा। ये चने का दोस्तों महत्वपूर्ण रोग है। ध्यान रखें दोस्तों, ये दोस्तों फ्यूजेरियम नामक कवक द्वारा लगता है। फ्यूजेरियम एक दोस्तों कवक होता है और यह जड़ में लगता है, जिससे पूरा पौधा सूख जाता है। दोस्तों जड़ में जो भी रोग लगता है ना, वो पूरी तरह से फसल को चौपट कर देता है, क्योंकि दोस्तों ये जो कवक होता है भूमि में ही रहता है दोस्तों, और जैसे हमने चने को बोया, बोने के बाद थोड़ा सा बड़ा हो जाता है चना, तो उस टाइम ये अटैक करता है। और दोस्तों इतने भयंकर तरीके से अटैक करता है कि जो चना होता है ना, उसकी जड़ों को, जो भी आपकी जड़ होती है भूमि से जो भी पोषक तत्व अपने लिए भोजन और दोस्तों क्या पानी अवशोषित करती है, वो पूरी तरह से दोस्तों ये कवक खा लेता है। तो उससे चना पूरी तरह से सूख जाता है और पूरी तरह से नष्ट हो जाता है।
दोस्तों इसके रोकथाम के लिए अपन को क्या करना है, मैं तो एक पॉइंट इसमें अपनी तरफ से बताऊंगा दोस्तों। अपन को क्या करना है दोस्तों, उस चना जैसे आपको दिखाई दिया कि उगर गया है तो उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। दूसरा तरीका, उकटा प्रतिरोधी जातियां बोना चाहिए जिसमें उकटा नहीं लगता हो दोस्तों। अवरोधी एक जाति होती है, उसको आप बो सकते हो। फसल चक्र अपनाना चाहिए दोस्तों। फफूंदनाशी दवा से बीज को उपचारित करना चाहिए दोस्तों। फफूंदनाशी आपकी जो दवा होती है उसको उपचार। फसल चक्र मैंने बताया दोस्तों, आप फसल चक्र तो अच्छी तरह जानते होंगे, मतलब चना को आपको 2-3 साल तक नहीं बोना है आपके खेत में जिसमें आपको उकटा लगता हो। सर दोस्तों चने की बुवाई 8 से 9 सेंटीमीटर मतलब गहराई पे आपको उसकी, क्योंकि चना कितना भी गहरा हो वहां से उसका अंकुरण हो ही जाता है दोस्तों। दूसरा रोग है जड़ गलन। दोस्तों यह भी दोस्तों कवक के द्वारा फैलता है। इससे दोस्तों क्या होता है, चने की जड़ गल जाती है। जब जड़ गल जाती है दोस्तों तो तना भी कुछ देर में मतलब कुछ समय बाद गल जाता है। दोस्तों रोकथाम के लिए क्या करना है, आपको इसके बीज को फफूंदनाशी दवा से उपचारित करना चाहिए। आपका जो चना है उसको फफूंदनाशी आपकी जो भी होती है दवा, उनसे कार्बेंडाजिम आदि दवाओं से आप इसको उपचारित कर सकते हो दोस्तों। आर्थिक महत्व दोस्तों लास्ट पॉइंट होगा इस चने का। सब लोग जानते हैं आर्थिक महत्व के बारे में कि चना क्या काम आता है। दोस्तों चना भारत की महत्वपूर्ण दाल वाली फसल है। दोस्तों चना आप लोग जानते हैं, इससे दोस्तों क्या बनाया जाता है, बेसन बनाया जाता है। और बेसन से दोस्तों आप बहुत सारे आपको व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जैसे आपकी बूंदी, लड्डू वगैरह बहुत सारे दोस्तों आपने सुना होगा, देखा भी होगा। दोस्तों इसकी पत्तियों में मैलिक जैविक अम्ल पाया जाता है और जिससे पशु इसके भूसे को चाव से खाते हैं। दोस्तों इसकी जो पत्तियां आपने कभी खाई हो चने की तो खट्टी लगती है। क्यों लगती हैं, कि उनमें मैलिक एवं ऑक्जेलिक जो एसिड होते हैं वो पाए जाते हैं। अब जब उनकी मात्रा पाई जाती है दोस्तों तो पशु उसके भूसे को भी बड़े चाव से खाता है। क्यों, क्योंकि उसका भूसा उसको स्वादिष्ट लगता है। दोस्तों और भी मैं बता सकता हूँ आपको, चने की दाल भी दोस्तों आपको पता है फेमस है। बहुत सारे इससे आपके प्रोटीन जो होता है इसमें लगभग 25% प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, इसलिए इसको मुख्य भोजन के रूप में भी खाया जाता है। दोस्तों चने की जो चुनी होती है उसका भी प्रयोग दोस्तों किया जाता है आप पशुओं को खिलाने के लिए। ऊपर दोस्तों दाल के ऊपर जो छिलका होता है ना, उसका भी दोस्तों प्रयोग किया जाता है पशुओं को खिलाने के लिए। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। चना आपको समझ में आया होगा दोस्तों, कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 है, मटर की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। दोस्तों वही पॉइंट है साहब, एक बार हम पढ़ लेते हैं उनको। वनस्पतिक नाम, कुल, जलवायु, भूमि की तैयारी, बुआई का समय, बीज दर, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, जातियां, कीट एवं रोग, उपज और आर्थिक महत्व। दोस्तों वही पॉइंट्स हमने इसमें रखे हुए हैं, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस पॉइंट्स में। बात करते हैं दोस्तों वानस्पतिक नाम की। दोस्तों आपको सभी के वानस्पतिक नाम याद करना होगा। वानस्पतिक नाम है दोस्तों मटर का है पाइसम सटाइवम। दोस्तों या की जगह ई होगा, थोड़ा सा आप ध्यान रखें, पाइसम सटाइवम। कुल की बात करें दोस्तों, कुल है लेग्यूमिनेसी, क्योंकि दाल वाली फसल ही मटर है दोस्तों, और उपकुल है इसका पेप्लिनियोसी। दोस्तों कुल तो आपको रट गए होंगे क्योंकि मैं जब से ही 5 फसलें आपको दाल वाली पढ़ा चुका हूं। जलवायु की बात कर लेते हैं दोस्तों, आप समझ सकते हो मटर जो है दोस्तों आपकी दाल वाली फसल होने के साथ साथ ये रबी की फसल। दोस्तों रबी की फसलों का हम अध्ययन कर रहे हैं। आगे हमने दोस्तों बात करते हैं जलवायु की। तो जलवायु मटर के लिए ठंडी एवं शीतल जलवायु, मतलब जिस तरह से चने के लिए जो जलवायु चाहिए थी, जरूरत होती है, वही जलवायु दोस्तों मटर के लिए आवश्यकता होती है। दोस्तों जहां पर टेम्परेचर वही कह सकते हैं 15 से 25 के मध्य हो, वहां पर आप मटर को आसानी से उगा सकते हो। बिल्कुल दोस्तों टेम्परेचर का आप लोग विशेष ध्यान रखें। 15 से 25, 18 25 में से लिखा है, 15 से 25 के बीच मध्य हो, आप बहुत अच्छी तरीके से आपका जो मटर है अच्छे तरीके से हो सकता है दोस्तों नेक्स्ट है भूमि। तो भूमि की बात कर लेते हैं। जिस तरह आपने चना की बात की उसी सेम टू सेम आपकी मिट्टी इसके लिए चाहिए, क्योंकि एक ही दाल वाली फसल है दोनों। तो मटर को आप कह सकते हो। वैसे तो दोस्तों देखो आप लिखने का तरीका भी सीख सकते हो दोस्तों। इसी तरह मैंने ज़्यादातर आपको जो बहुत सारी चीज़ सेम टू सेम रखी, इसीलिए रखी है दोस्तों कि आप लोग, क्योंकि यही सही होता है, गलत इसमें कहीं से लेकर कहीं तक कुछ नहीं, यही सही होता है एग्जाम में हमको कैसे लिखना होता है। अगर हमने एक चीज़ पढ़ ली ना तो आप सभी फसलों में उसका यूज कर सकते हो। तो कह सकते हो दोस्तों दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है जिसमें जीवांश की मात्रा अच्छी है। सो आपको मिट्टी भी समझ में कहीं प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अगर आपने चना पढ़ा तो मटर में कहीं से कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाले। भूमि की तैयारी दोस्तों वही तैयारी देख लीजिए आप लोग। भूमि को दोस्तों जुताई करके बुआई योग करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक जुताई मिट्टी पलट हल से तथा 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर या हैरो से आप कर लें। और भूमि को दोस्तों आपको भुरभुरा कर लेना है। भुरभुरा करके पाटा लगाकर समझा। दोस्तों भुरभुरा क्यों करते हैं ऐसे, आप कभी सोचा आपने उसको पाटा क्यों लगाते हैं ऐसे, कभी सोचा आपने? मैं बता देता हूं आप दोस्तों। भुरभुरा इसलिए किया जाता है कि जैसे आप फसल बोगे ना तो उसके बाद उसकी जड़ की वृद्धि अच्छी तरीके से हो जाए। पाटा इसलिए लगाते हैं दोस्तों कि वो समतल हो जाए, क्योंकि उसकी जो ढेले हैं वो बिल्कुल न रहे, एकदम
चूर्ण बन जाए दोस्तों। तो ये आपकी भूमि की तैयारी होती है दोस्तों। बुआई का समय, वही दोस्तों आपकी रबी की फसल है तो आप अच्छी तरह समझ सकते हो। रबी की फसल की जो बुआई होती है दोस्तों 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य इसकी बुआई की जाती है दोस्तों। तो लिख सकते हो आप लोग, इसकी बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य की जाती है दोस्तों। बीज दर की बात कर लेते दोस्तों, आप जानते हैं सब्जी के लिए अगर हरी मटर हम लगा रहे तो थोड़ा तो हमारा ये ध्यान रहता है कि उसको हम लोग घनी बहुत तो 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज का प्रयोग। जनरली अब बात करें तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता आप लोग मटर के लिए करते हैं दोस्तों। ध्यान रखें 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है आपकी मटर के लिए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों खाद एवं उर्वरक की। तो खाद एवं जो उर्वरक है दोस्तों वही बात है, सेम टू सेम। कहीं से लेकर कहीं आपने अगर चना पड़ा है दोस्तों, मटर में कहीं प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती आपको, वही बात बार बार दोहराई गई है। सबसे पहले क्या करना है, बुआई से पहले खेत में एक, क्योंकि चना मटर की जो और सब चीज़ें एक जैसी हैं, कुछ चीज़ें अलग हैं तो मैं आपको अलग, जैसे बीज दर तो अलग है तो मैं आपको अलग बताऊंगा। तो वही चीज़ है दोस्तों, खाद और उर्वरक की बात करूँ तो वही चीज़ सबके लिए ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो बुआई से पहले 1 महीने पहले आपको क्या करना है दोस्तों, गोबर की खाद हो या कंपोस्ट खाद हो, उसकी मात्रा लगभग 200 से 250, आप 300 भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाद है, काम ही आएगी, उपयोगी है। तो 200 से 250 कुंटल या 300 कुंटल आप उसमें डाल दीजिए, या कह सकते हैं 20 से 25 टन उसकी मात्रा आप खेत में खाद की डाल सकते हैं। एनपी की मात्रा, दाल वाली फसल है तो विशेष आप तो इसको याद ही कर लीजिए, 20-50-30 या 25-50-30 बिल्कुल सही है एकदम। दाल वाली फसल कोई भी हो यही मात्रा आपको देनी है। क्यों देनी है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नाइट्रोजन की मात्रा कम इसलिए देते हैं क्योंकि दोस्तों जो आपकी फसल होती है दाल वाली उसकी जड़ों में गांठें पाई जाती है और गांठों में पाया जाता है राइजोबियम नामक जीवाणु, और जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है वो क्या करता है दोस्तों, नाइट्रोजन जो वायुमंडल की होती है उसको नीचे स्त्रीकरण करता है, मतलब नीचे खींचता है। फास्फोरस 50, पोटास 30 किलोग्राम दोस्तों प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है। जिसमें आपको कैसे कैसे देना है तरीका आपको पता ही है दोस्तों। नाइट्रोजन की आधी मात्रा लेना है और फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा शुरुआत में कब लेना है, बुआई के समय, और शेष नाइट्रोजन को 2 से 3 बार में आप छिड़क कर दे सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों सिंचाई की। तो दोस्तों आपकी चने नहीं मटर है दोस्तों, इसमें आप लोग सही कर सकते हो। मटर की फसल के लिए दोस्तों 4 से 5 सिंचाई, चने के लिए 2 से 3, लेकिन मटर के लिए दोस्तों थोड़ा ज़्यादा सिंचाई चाहिए। 4 से 5 सिंचाइयों की दोस्तों आवश्यकता होती है आपकी मटर के लिए दोस्तों। पहली सिंचाई आप लोग बुआई के 20 से 25 दिन बाद करनी है आपको, और दूसरी सिंचाई दोस्तों आपको 45 से 50 दिन के बाद आपको मटर की सिंचाई दोस्तों कर देना है। ध्यान रखें दोस्तों, मटर के लिए 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता लगभग, और पहली सिंचाई आपको करना है 20 से 25 दिन पर, और दूसरी सिंचाई आपको करना है 45 से 50 दिन बाद आपको कर देनी है। और भी सिंचाई आप लोग ऐसे ही जब जरूरत पड़े आवश्यकता अनुसार कर सकते हो। जातियां की बात करें दोस्तों, जातियां आपको याद करनी है, जातियां याद करनी है दोस्तों। महत्वपूर्ण वैरायटी हैं, आरकेल है दोस्तों, सिखा है, बोनबिले, जवाहर मटर 1 और जवाहर मटर 2 आदि कह सकते हो दोस्तों। ये आपकी कौन मटर की वैरायटियां हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उपज की। तो सब्जी के लिए हरी मटर के दोस्तों लगभग फली अपन को प्राप्त हो जाती है 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगर हम हरी मटर की बात करें तो किसकी, हरी मटर जो होती है 50 से 60 कुंटल मिल जाती है। और जनरली ये बीज की बात करें तो लगभग 20 से 25 कुंटल बीज भी हमको जो होता है दाना के रूप में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिल जाता है दोस्तों। ये थी दोस्तों आपकी उपज। दोस्तों कीट की बात कर लेते हैं, तो इसके कीट अलग है दोस्तों। फली छेदक, ये तो आपको लगता है कि फली लगती है उसमें, तो फली ये तो महत्वपूर्ण कीट है दोस्तों। है मटर का दोस्तों प्रमुख कीट है, जो क्या करता है फलियों के अंदर घुसकर उसके दाने को खा जाता है दोस्तों। ये गिडार होती है, आपने देखा होगी जब दाना बड़ा हो जाता है तो दाने को, अगर छोटा होता तब भी घुस जाती है और उसकी फलियों में घुस करके उसके दानों को खराब कर देती है, खा जाती है दोस्तों, और वहीं पर आपका मलमूत्र भी वहीं पर करती है दोस्तों। ये तो ये कह सकते हैं। दूसरा दोस्तों मटर का चेपा, ये महत्वपूर्ण कीट है दोस्तों। मटर का प्रमुख कीट है जो क्या करता है पौधे की पत्तियों तने का दोस्तों रस चूसता है, और रस जब चूसता है तो इसके द्वारा विषाणु जनित रोग फैलने की आशंका बढ़ जाती है। बिल्कुल दोस्तों, है मटर का प्रमुख कीट है जो क्या करता है पौधे की जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, अपने पत्तियां तो इसकी थोड़ी सी मोटी होती हैं, एवं तने का रस चूसता है। जब रस चूसता है दोस्तों तो पूरी तरीके से पौधा डेड टाइप का हो जाता है, और इसके द्वारा विषाणु जनित रोग फैलने की आशंका बढ़ जाती है। बिल्कुल दोस्तों, इससे क्या हुआ, उसने अंदर का अगर विषाणु जनित कोई बीमारी फैल रही है आपकी, जो भी आपकी दाल वाली फसल मैंने आपको बताया बहुत सारे विषाणु जनित इसमें बीमारियां लग जाती हैं, तो उनका रस जैसे चूसा और दूसरे पौधे पर बैठ गया, ये कीट आपका चेपा माहू बोला जाता है कह सकते हैं। तो बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जो आपका विषाणु इसके रस में पाया गया वो दूसरी फसल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसमें भी ये रस चूसेगा, तो वहाँ का जो आपका विषाणु की स्पोर है तो वहाँ पर पहुँचा देगा,
तो उससे क्या होगा दोस्तों, कोई भी विषाणु जब बीमारी होगी तो एक जगह से दूसरे ट्रांसफर करने का काम को कर सकता है मटर का चेप। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी रोकथाम की। तो दोस्तों कीटों की रोकथाम के लिए क्या करना है, दवाई विशेष याद रखना आप लोग, इंडोसल्फान 35 सीसी जो दवा होती है 1.25 लीटर की मात्रा लें, 1800 से 1000 लीटर पानी में घोल लें और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दोस्तों उसका छिड़काव कर दें। ये तो था दोस्तों आपकी कीटों की रोकथाम की बात। अब बात करते हैं दोस्तों रोगों की बात। तो रोग उकटा है दोस्तों, ये रोग अभी आपको पढ़ाया मैंने चने में, वही चने की बात यहाँ पर आ गई। चना नहीं, आपको यहाँ पे मटर रखना है, तो यहाँ मटर, ये थोड़ा गलत लिखा हो गया, यह मटर का महत्वपूर्ण रोग है। इस तरह से आप लोग लिखेंगे आप एग्जाम में जब भी आपको लिखना होगा। और दोस्तों है फ्यूजेरियम कवक द्वारा लगता है, वही दोस्तों कवक है आपका, फंगस आप ध्यान रखें, फफूंद द्वारा फैलता है दोस्तों। कवक फफूंद एक ही चीज़ होती है, ध्यान रखें आप लोग। दोस्तों यह जड़ में लगता है, जिससे पूरा पौधा सूख जाता है। बिल्कुल दोस्तों वही बात है, ये जड़ में लगता है, जड़ काली पड़ जाती है पूरी तरह से, उसका पूरी तरह से पोषक तत्व खींच लेता है। बहुत खतरनाक रोग है दोस्तों। और इसकी रोकथाम के लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, उकटा प्रतिरोधी जातीय बोनी, आपको ऐसी जोतियां बोनी है दोस्तों मटर की जिसमें उकटा रोग लगता ही ना हो। दूसरा दोस्तों फसल चक्र अपनाना है, मतलब मटर आपको बोना ही नहीं है, मतलब आपको और दूसरी फसल 2-3 साल तक बोने रहना, मतलब आप फसल चक्र वहाँ पर अपना है दोस्तों। फसलों को अदल बदल कर बोए, एर फेर कर आपको वहाँ पर बोना है, जिससे दोस्तों उसका नियंत्रण हो सके। फफूंदनाशी दवा से बीज को उपचारित करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों आप मटर को जो भी फंगस नाशी कवक नाशी दवा होती हैं उनको बीज से उपचार, बीजों को उपचारित कीजिए और बीजों को उपचारित करने के बाद आपको खेत में बोना चाहिए। चौथा है दोस्तों चने की बुवाई 8 से 9 सेंटीमीटर पर करना चाहिए। चना है दोस्तों यहाँ पर ये रॉन्ग है लाइन, आप मटर की बात करें तो ये इसमें पॉइंट नहीं आया। तीनों पॉइंट आप लोग विशेष ध्यान रखें मटर के लिए। दूसरा रोग लगता है दोस्तों आपके मटर में चूनी फफूंदी, आपकी चूनी फफूंदी होती है दोस्तों। ये क्या है, यह कवक द्वारा फैलता है दोस्तों चूनी फफूंदी। और इससे क्या होता है दोस्तों, मटर की पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण जम जाता है दोस्तों। ये चूनी फफूंदी क्या करता है, मटर की पत्तियों पर ये आपका चूर्ण सा जम जाता है, व्हाइट कलर का होता है दोस्तों। रोकथाम के लिए आपको बीज को फफूंदनाशी दवा से उपचारित करना चाहिए दोस्तों। और आप क्या कर सकते हो, आप फफूंदनाशी दवा का छिड़काव भी कर सकते हो आपकी इसके नियंत्रण के लिए। दोस्तों लास्ट पॉइंट आपका आर्थिक महत्व है आपकी मटर में से। तो आप लोग सब लोग जानते हैं आर्थिक महत्व का मतलब, कई बार समझा दिया है, फिर बता रहा हूँ। आर्थिक महत्व का मतलब है आपकी जो फसल पढ़ रहे हो आप लोग, वो क्या काम आती है, उसका क्या महत्व है आपके जीवन में, कह सकते हो दोस्तों। मटर भारत की महत्वपूर्ण दाल वाली फसल है दोस्तों। इसकी हरी फलियों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है दोस्तों। इसकी हरी फलियों से दाने निकालकर आपने देखा होगा कि वो हम सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं दोस्तों। इसको प्रिजर्व करके इसकी डिब्बाबंदी भी की जाती है अपनी। क्या होगा दोस्तों, डिब्बाबंदी आप प्रिजर्व कर लेते हैं इसके जो आपके रसायन होते हैं उनके द्वारा, और उसको जब ज़रूरत होती है तब उसको ऑक्सीजन पर भी इसका प्रयोग हम लोग खाने के रूप में, या जब भी हमको इसका उपयोग करना हो तब कर सकते हो दोस्तों। इससे नमकीन आदि भी बनाया दोस्तों। ये थी आपकी मटर। अब बात करते हैं दोस्तों गन्ने की फसल की। गन्ने की खेती की बात कर लें दोस्तों। गन्ने की फसल भी बहुत महत्वपूर्ण है तो तीनों फसलों को मैंने 10-10 मिनट आपको 10 से 12-12 मिनट दोस्तों मैंने इनको दिए हैं। आप लोग अच्छी तरीके से समझते जाएं। कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर बताएं दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख करके। दोस्तों गन्ने की खेती का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर कीजिए दोस्तों। सबसे पहला है वानस्पतिक नाम, कुल, जलवायु, भूमि की तैयारी दोस्तों, बुवाई का समय, बीज दर, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, जातियाँ, कीट एवं रोग, उपज, आर्थिक महत्व। दोस्तों वही पॉइंट है सेम टू सेम, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी दोस्तों। बात कर लेते हैं महत्व की। आपका जैसे वानस्पतिक नाम है तो वानस्पतिक नाम है सेकेरम ऑपिसिनेरम। कुल है आपका इसका दोस्तों, गन्ने का जो कुल है वो है ग्रेमनी दोस्तों। ये घास कुल के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, घास कुल के अंतर्गत आती है। तो इसका जो आपका कुल है ध्यान रखें ग्रेमनी। और दूसरा इसका जो नया कुल है दोस्तों वो भी आप लोग ध्यान रखना, दूसरा कुल का नाम है पोएसी, जो आजकल पूछा जा रहा है दोस्तों। जलवायु तो आप लोग समझिए गन्ने के लिए उष्ण एवं समशीतोष्ण किसी भी जलवायु में हो जाता है दोस्तों। गर्म ठंडी दोस्तों साल भर का होता है दोस्तों, इसलिए जलवायु की आवश्यकता होती है जहाँ पर 22 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, उसके मध्य में तापमान हो, तो दोस्तों वहाँ पर इसको अच्छी तरीके से सकते हैं हम लोग, उगा सकते हैं इसको, और आसानी से वहाँ पर इसको जलवायु में उगा सकता है। कोई जलवायु पर ज़्यादा फोकस की जरूरत नहीं है आपको, बस इतना ही ध्यान रखना है कि इसके लिए आप उस जलवायु में भी इसको कर सकते हैं। भूमि की बात करें दोस्तों, मटर इसमें जुड़ गया तो आप लोग गन्ना इसमें लिख लीजिए। गन्ने को सभी प्रकार की भूमि हो सकते हैं दोस्तों। उत्तम जल निकास वाली भूमि हो, अच्छी भूमि हो जहाँ पर पानी ना भरता हो,
क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं भरा होना चाहिए वहाँ पे दोस्तों, जल निकास की अच्छी सुविधा हो, पानी बिल्कुल अच्छी भूमि हो, ऊपर वाली भूमि हो, पानी नहीं भरता हो उसमें। दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा हो अच्छी हो वहाँ पर, ये भूमि उसके लिए दोस्तों गन्ने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो समझ में आया होगा आपको, भूमि में कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं भूमि की तैयारी की। दोस्तों भूमि की तैयारी, भूमि को जुताई करके बुआई योग करते हैं। सबसे पहले एक जुताई मिट्टी प्लस हल से, 2-3 जुताई दोस्तों देसी हल या कल्टीवेटर से करके भूमि को भुरभुरा कर पाटा लगाकर समतल बना लेते हैं दोस्तों, वही है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक बात यहाँ पर समतल जब बनाते हैं तो इसकी गन्ने की बुवाई टुकड़ों में करते हैं, टुकड़े होते हैं दोस्तों, उन टुकड़ों की जब बुवाई करते हैं तो एक मशीन होती है इनके टुकड़े की बुवाई करने के लिए। तो दोस्तों इसमें कूड़ अपने आप बन जाते हैं, ध्यान रखें, कूड़ अपने आप बन जाते हैं कि कूड़ों में, कभी नालियों में भी इसकी बुवाई की जाती है दोस्तों गन्ने की, और ऐसे ही गन्ने को नालियों में बोया जाता है। आपको पता है मेड़ों पर भी गन्ने को लगाया जाता है, आपको पता होगा दोस्तों, अगर गन्ना देखा होगा आपने तो। बुआई का समय की बात करें तो दोस्तों बुआई का समय उत्तरी भारत में गन्ना को दोस्तों 2 बार बोया जाता है। उत्तरी भारत में गन्ना को कितनी बार बोया जाता है? 2 बार बोया जाता है दोस्तों, जिसमें शरतकालीन गन्ना को दोस्तों अक्टूबर में बोया जाता है और बसंतकालीन गन्ना जो होता है फरवरी। उत्तरी भारत का मतलब जिससे हमारा क्षेत्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है आपका, इस वाला जो क्षेत्र है आपका, इस क्षेत्र में दोस्तों गन्ने को ध्यान रखें 2 बार बोया जाता है। शरतकालीन में गन्ने को दोस्तों अक्टूबर में और बसंतकालीन गन्ने को दोस्तों फरवरी माह में बोया जाता है। बात करते हैं दोस्तों बीज दर की। तो बीज दर में आपको इसे गन्ने के टुकड़े का यूज करते हैं और 35,000 से 40,000 3 आंखों वाले गन्ने के टुकड़े प्रति हेक्टेयर की दर से बोए जाते हैं दोस्तों। गन्ने बोए जाते हैं, बीज भी होता है, छोटा सा बीज होता है, वो बीज जो आपका उत्तर भारत है उसमें सक्सेस नहीं है, इसलिए बीज की मात्रा नहीं बोते हैं, उससे गन्ना भी अच्छा नहीं बनता है। आप उसके टुकड़े बोए जाते हैं जनरली, आपको पता ही होगा 35,000 से 40,000 गन्ने प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, जो भी 3 आंखों वाले, उसमें आपने देखा गांठें होती हैं, उसमें जो आंखें बनी रहती हैं, क्योंकि उन्हीं में से आपका गन्ने का अंकुरण होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, आपने इसकी बात कर ली बीज दर की, बीज दर में कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। गन्ने के टुकड़े करके बोया जाता है दोस्तों, पूरा गन्ना नहीं बोया जाता है, क्योंकि पूरा गन्ना का मैं कभी बताऊंगा आपको पूरा गन्ना क्यों नहीं बोया जाता है, बस इतना ही ध्यान रखें आप लोग। खाद और उर्वरक की बात कर लें। बुआई से पहले दोस्तों खेत में 1 माह पहले सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद 200 से 250 कुंटल डालना चाहिए दोस्तों। क्या करना है? 200 से 250 कुंटल गोबर या कंपोस्ट खाद बुआई से 1 महीने पहले आपके इसमें डाल देना है दोस्तों। किसमें? आपके खेत में, जिसमें आप गन्ने की बुआई करेंगे वहाँ पर। दोस्तों एनपीके की मात्रा विशेष ध्यान रखें, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक दी जाती है दोस्तों, क्योंकि ग्रैमनी कुल की फसल है, जो भी ग्रैमनी कुल की फसल है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक देनी पड़ती है, क्योंकि नाइट्रोजन का अधिक यूज करती है आपकी ग्रैमनी कुल की फसलें। 150 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस 100 किलोग्राम दोस्तों, और पोटास 80 किलोग्राम मात्रा आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना है। देने का तरीका आपको पता है, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा था, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुआई के समय एवं शेष नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसको 2 से 3 बार में दोस्तों छिड़क करके फसल में दे देना चाहिए दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों इसमें नाइट्रोजन अधिक देना ध्यान रखें, 150 किलोग्राम तक आप नाइट्रोजन की मात्रा विशेष ध्यान रखिए, फास्फोरस की 100 और पोटास की 80 किलो, तीनों मात्रा एनपीके की जो मात्रा है वो आपके दे सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ गन्ना का पूरा भाग क्यों नहीं बोते हैं, अगर मैंने आप लोग देर ना करते मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। दोस्तों क्या होता है, गन्ने जो भाग होता है ना वो इसलिए पूरा नहीं बोया जाता है क्योंकि उसमें कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं, वो आपके ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, ना ही ऊपरी भाग ना ही निचले भाग नहीं लेते दोस्तों, उसका बीच का भाग लिया जाता है, क्योंकि उसमें हार्मोन्स का कम रहता है। दूसरा उसमें पोषक तत्वों की कमी के कारण भी दोस्तों उसका अंकुरण नहीं होता, इसलिए ना ऊपर का भाग लेते हैं नीचे का काट के लेते हैं दोस्तों, जिससे उसमें पोषक, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं वो बीच में रुक जाते हैं। इसलिए सिंचाई एक और अच्छे से दोस्तों और डिस्क्रिप्शन जो है अच्छी तरीके से बता दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो। सिंचाई दोस्तों गन्ने की फसल के लिए 8 से 10 सिंचाइयों में सिंचाई इसको दोस्तों ज़्यादा चाहिए, क्योंकि पानी का यूज अधिक होता है गन्ने में दोस्तों, ये अधिक यूज करता है, क्योंकि पहली सिंचाई बुआई के बाद ही करना चाहिए दोस्तों। आपने बुआई कर दी इसके बाद सिंचाई जल्द ही कर देना चाहिए दोस्तों, और दूसरी 15 से 20 दिन बाद, और फिर समय समय पर जैसी आवश्यकता पड़ती है उसके अनुसार आप लोग गन्ने की सिंचाई करते रहें दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी सिंचाई की, आपने बात कर ली 8 से 10 सिंचाई इसको चाहिए दोस्तों। इसमें एक क्रिया भी की जाती है ब्लाइंड होएगा, आप लोग जानते होंगे दोस्तों, इसको अंधी गुड़ाई कहते हैं। जब हम गन्ने को बो देते हैं तो उसका अंकुरण नहीं हो पाता, अंकुरण से पहले ही उसमें गुड़ाई करते हैं, खरपतवार उग जाते हैं, क्योंकि गन्ने का जो दोस्तों क्या होता है मैं आपको बताऊं, अंकुरण लेट होता है। जब अंकुरण लेट होता है तो उसमें अंधी गुड़ाई की जाती है, मतलब दिखाई नहीं देता हमको गन्ना हो, क्योंकि अंकुरण हुआ ही नहीं है तो उसको अंधी गुड़ाई कहा जाता है, उसके खरपतवार निकाले जाते हैं, बस ये है दोस्तों। तो सिंचाई में ध्यान रखना है, इसमें जातियाँ 120 दिन बाद इसकी दोस्तों क्रिटिकल स्टेज भी आती है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखते हो, तो मैं जनरली मैं आपको बताता चलता हूँ। जातियों की बात करें, CO 1169, CO का मतलब होता है कोयम्बटूर 1170,
CO617, CO678, CO775, ये आपकी जाती हैं दोस्तों। CO का मतलब कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर से वैरायटी निकाली गई है, इसलिए इनका नाम है। बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है दोस्तों, आपको याद ही करना। तो इसमें एक क्रिया है टाइंग या रैपिंग उसको बोला जाता है। क्या होता है दोस्तों, गन्ना जब बड़ा हो जाता है तो उसके तने को पत्तियों से लेकर लिए और वहाँ पर उनको एक जगह 4-5 गन्ने को इनको क्या बांध दिया जाता है। इस क्रिया को दोस्तों और रैपिंग कहते हैं। कुछ जिससे क्या होता है मैं आपको बता दें, क्रिया क्यों की जाती है, क्योंकि गन्ना गिरे नहीं हवा से, इसलिए दोस्तों ये रैपिंग या टाइंग जो है क्रिया की जाती है। ध्यान रखें दोस्तों। उपज की बात कर लेते हैं तो उपज आपकी 800 से 850 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज प्राप्त होती है दोस्तों। कितनी? 800 से 850 कुंटल आपको उपज। अर्धसाली जो गन्ना होता है उससे लगभग 1000 कुंटल भी आपको उपज मिल जाती है। कीट करें, महत्वपूर्ण कीट है दोस्तों, कीट हम जान लेते हैं दोस्तों। पायरिल्ला, पायरिल्ला दोस्तों गन्ने का प्रमुख कीट है और यह कीट गन्ने की पत्तियों का रस चूसता है और पत्तियों पर मीठा पदार्थ छोड़ देता है, जिससे दोस्तों उसमें फफूंद लग जाती है और उसमें रोग भी, फफूंद जनित रोग भी लग जाते हैं दोस्तों। दोस्तों गन्ने का प्रमुख कीट है, ध्यान रखें पायरिल्ला। क्या आपको जो गन्ने की पत्तियों का रस चूसता है और दोस्तों मीठा पदार्थ छोड़ देता है, आपको जो मतलब मल के रूप में मीठा पदार्थ छोड़ता है, जिससे दोस्तों पत्तियों के ऊपर फफूंद लग जाती है दोस्तों। दूसरा कीट है तना भेदक। दोस्तों ये गन्ने का प्रमुख कीट है जो कि पौधे के तने में छेद करके घुस जाता है, क्योंकि तना भेदक है, तने को छेदता है और तने के अंदर घुस जाता है और तने में घुस करके उसके फित को खा लेता है दोस्तों। पूरे गन्ने को खराब कर देता है और उसी में अंडे देता है, उसमें बच्चे चलते रहते हैं दोस्तों। पूरी तरह से गन्ने को खराब कर देता है आपका तना भेदक जो कीट है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक कीट होता है आपके गन्ने का दोस्तों। ध्यान रखें आप, पायरिल्ला और तना भेदक। अब बात करते हैं इनकी रोकथाम की। तो रोकथाम में अपन को क्या करना है दोस्तों, इंडोसल्फान वही एक दवा जो कि महत्वपूर्ण है। इंडोसल्फान वैसे बंद हो गई, आप टेंशन न लें, बहुत सारी दवा आपको कीटनाशी मिल जाती है। आप लोग एग्जाम में तो इंडोसल्फान लिखेंगे, कोई आपको गलत नहीं कर सकता। 35 सीसी 1.25 लीटर मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोलें और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसको खेत में दोस्तों छिड़काव करें। इससे आपके जो गन्ने के दोनों कीट हैं दोनों का नियंत्रण हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इनके रोगों की। तो रोग इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण लाल सड़न आपका जो है दोस्तों, और दूसरा है उकटा जो कवक के द्वारा दोनों रोग फैलते हैं दोस्तों। नियंत्रण की बात करें, दोनों खतरनाक रोग हैं दोस्तों, पूरे पौधे को उखाड़ कर नष्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने लाल सड़न हो गया तो क्योंकि पूरा पौधा खराब हो जाता है, लाल पड़ जाता है। आपने देखा होगा गन्ना पूरा पौधे का अंदर का पित लाल पड़ जाता है, तो पूरे पौधे आज जैसे हो गया है तो उसको आप उखाड़ कर फेंक दीजिए, कोई मतलब का नहीं बचता। गन्ने के टुकड़ों को बोने से पहले दोस्तों क्या करें, 2 दवा होती हैं, एगलाल और एरीटान। एरीटान है, एरटान नहीं है दोस्तों, एरीटान। दोनों दवाओं से क्या करें दोस्तों, इस गन्ने को आप उपचारित कर लें। उपचारित करके आपको गन्ने को बोना है दोस्तों। गन्ने को क्या करना है, उपचारित करके उसको खेत में आपको बोना है दोस्तों। तीसरा है दोस्तों तरीका, आप रोगरोधी किस्मों को बोना चाहिए। कैसी? रोगरोधी। आप वैरायटी जो भी है जिसमें आपका लाल सड़न उकटा नहीं लगता, वो वैरायटी आप लोग बो सकते हैं। आर्थिक महत्व तो सब लोग जानते हैं दोस्तों, मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है, आप लोग समझ सकते हैं, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए मतलब क्या होता है इसका। गन्ना का रस से दोस्तों चीनी बनाई जाती है, गुड़ भी तैयार किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है गन्ना, सब लोग जानते हैं। ऐसे जनरल रूप से भी खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका ऊपर का भाग दोस्तों पशुओं को भी खिला सकते हैं। इस गन्ने से दोस्तों अब जब चीनी या रस से गुड़ बनाया जाता है सिर्फ, तो सीरा मिलता है, उसका भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इससे शक्कर भी बनाई जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रस का आपको पता है, जब इसका जूस निकाला जाता है तो दोस्तों इसका पीने के रूप में भी जूस का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका गन्ने का जनरली मतलब उसको क्या काम आता है दोस्तों, ये आपका गन्ना खत्म हुआ। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में अक्सर प्रश्न नंबर मतलब चौथा है, लेकिन आप ध्यान रखें पहला लिखा हो गया। तो गन्ने की पेड़ी किसे कहते हैं, मतलब रैटून जो होता है, इंग्लिश में रैटून बताया जाता है। गन्ने की रैटून भी इस तरह से भी पूछा जाता है, किसे कहते हैं, इसके लाभ या तथा हानि बताइए दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होती है गन्ने की पेड़ी, समझ लीजिए। गन्ने को काटने के बाद उसके डंठलों से ही दूसरी फसल लेना ही पेड़ी कहलाता है। सिंपल बात है दोस्तों, जैसे गन्ना है, अपन ने गन्ना काट लिया, काटने के बाद उसका जो डंठल बचा, उसको तना बचा नीचे, मतलब काटने के बाद उसी से दूसरी फसल, मतलब उसी में से दूसरा पौधा बनकर तैयार हो जाता है। तो उसी से अपन दूसरी गन्ने की फसल तैयार कर लो, वही आपकी पेड़ी कहलाती है। समझ में आ गया दोस्तों आपको रैटूनिंग क्या होती है। गन्ने की फसल काटने के बाद उसके जो डंठल बचे उसी से दूसरी फसल तैयार हो गई, वही आपकी पेड़ी कहलाती है। बात करते हैं दोस्तों लाभ की। तो लाभ क्या होता है, बहुत लाभ है दोस्तों। बुवाई की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि उसी डंठल में तैयार हो गई। खेत की तैयारी ही करनी नहीं पड़ेगी, ना आपको भूमि की तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ये लाभ हुआ। दूसरा है दोस्तों, पेड़ी की फसल में प्रति हेक्टेयर उत्पादन व्यय भी कम, खर्चा भी कम आएगा। सही बात है दोस्तों, क्योंकि बुवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, जुताई की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो खर्चा भी कम आएगा। सही बात है दोस्तों, व्यय भी कम होगा।
पेड़ी की फसल अपेक्षाकृत सीख तैयार हो जाती है दोस्तों, बिल्कुल, क्योंकि अंकुरण में ही 2-3 महीने लग जाते हैं, अंकुरण भी लेट होता है, तो इसमें अंकुरण की जरूरत नहीं है, सीधे ही आपकी जल्दी से आपको क्या मिल जाएगा, शीघ्र ही आपकी फसल तैयार हो जाएगी। दोस्तों चौथा है, पेड़ी की फसल की कटाई शीघ्र हो जाती है और खेत शीघ्र खाली हो जाता है। जब शीघ्र खाली हो जाएगा तो नेक्स्ट फसल आप जो भी है रबी की फसल में गेहूं या चना जो भी ले आप ले सकते हो। कितने अच्छे लाभ हैं दोस्तों, कहीं प्रॉब्लम नहीं है आपको, कहीं से आप अच्छी तरह समझ रहे हो इनको, शीघ्र उसकी कटाई हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों हानि की। तो आपकी जो हानि है, तो खेत में लगातार गन्ने की फसल खड़ी होने के कारण दोस्तों उसमें फसल में कीट एवं रोग जो होते हैं उनका प्रकोप बढ़ा है। सही बात है दोस्तों, बार बार अपन वही फसल ले रहे, फसल चक्र तो अपना नहीं रहे, जब फसल चक्र अपने तो रोग एवं कीटों का प्रकोप अधिक हो जाता है, पहली बात। दूसरा दोस्तों ये हानि है, हमको भूमि की दशा खराब हो जाती है, जो आपकी उसकी कंडीशन है, आपकी फिजिकल कंडीशन पूरी तरह से, क्योंकि गन्ना खड़ा है फिर भी गन्ना फिर दूसरा ले ले, तो मतलब 1 साल का वैसे भी गन्ना और 2 साल का लिया तो पूरी तरह से आपका जो होता है भूमि की दशा जो होती है पूरी तरह से खराब हो जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों आपका तीसरा, कभी कभी पेड़ी की फसल से बहुत कम उपज होती है। सही बात है, उपज भी कभी, उत्पादन भी कम घट जाता है, उपज भी बहुत कम मिलती है। इससे क्या होता है दोस्तों, आपकी आर्थिक हानि भी किसान को उठानी पड़ती है। दोस्तों ये थे आपके गन्ने की पेड़ी के लाभ एवं हानि, आपको समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह याद कर लें दोस्तों, कहीं समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स से हमसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। दोस्तों हमारा वीडियो आज के लिए दोस्तों इतना ही, पूरा वीडियो हो चुका है। आप लोग हमारी वीडियो को दोस्तों लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आपको आने वाली वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्द से जल्द सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों दूसरी बात और एक और मैं आपको ध्यान रखें आप लोग, दोस्तों जो आपका हमारा वीडियो है दोस्तों, उसको दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों को शेयर करें जिससे दोस्तों उनका भी भला हो सके। जो भी 12th के छात्र हैं दोस्तों हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और जितनी भी वीडियो है आपके 12th से रिलेटेड पूरी वीडियो हम आपको समझा कर बना रहे हैं, कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आए तो आप प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी दोस्तों, वैसे तो आने वाली नहीं है कोई प्रॉब्लम, अगर आती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखकर हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।